मालकन ने 20 लाख की ऑफर की और मुझे अपनी 16 साल बेटी के साथ कमरे में बंद कर दिया। मैं हैरान था कि मालकन कैसे अपनी ही 16 साल बेटी के साथ ऐसा काम कर सकती थी। मैं इनकार करना चाहता था कि लेकिन मेरी नजर मालकन की बेटी पर पड़ी तो मेरी नीयत खराब हो गई। और फिर उस रात, मेरा नाम शर्जील है। मैं अपनी बेरोजगारी से बहुत तंग आ चुका था। जमाने की ठोकरें खा खा कर थक चुका था। नौकरी ढूंढ ढूंढ कर जूते तक घिस चुके थे और आज फिर एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मायूसी के आलम में थका हारा वापस आ रहा था। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज आग बरसा रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरा सांस लिया। आज तो सूरज भी सवा नेजे पर लग रहा था। ऐसा लग रहा था सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के मैं अपनी जिंदगी में खा रहा था वही मेरे लिए बहुत थे, मगर आज तो गर्मी भी मेरे लिए आजमाइश बन गई थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अपने सर के ऊपर रखी और खुद पर छांव बनाने की कोशिश करने लगा। सड़क के किनारे चलते चलते मैं थकने लगा तो कुछ दूर मुझे एक दरख्त नजर आया। मैं इस दरख्त के घने छांव में आकर खड़ा हो गया। ये बरगद का पेड़ था। तब मुझे कुछ राहत का एहसास हुआ। मुझे शदीद प्यास लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ में जो पानी की बोतल थी उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। प्यास की शिद्दत से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। आसपास मुझे कोई नलका नजर नहीं आ रहा था। हर कोई अपने कामों में मसरूफ दिखाई दे रहा था। एक मैं ही था जो बेरोजगारी और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर अब तक धक्के ही खाता आ रहा था। तभी पानी की ठंडी बोतल लिए एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। वो एक सफेद दूधिया नस्वानी हाथ था, जिसके हाथों में सोने की अंगूठी और चमचमाती हुई चूड़ियां पहनी हुई थी। मैंने झिझकते उस औरत के चेहरे पर नजर दौड़ाई तो उसे देखकर हैरान रह गया। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उसे पीले रंग की कमीज सलवार पहनी हुई थी। वो औरत लगभग 40 से 50 साल की होगी। वहां खड़े सारे ही लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे, क्योंकि वो बहुत पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। वो औरत किसी खाते पीते एक घराने की लग रही थी, जिसने चेहरे पर मेकअप की एक भारी तह चढ़ा रखी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे कहा कि ये लो, पानी पी लो। मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम काफी परेशान लग रहे हो और तुम्हें प्यास भी लगी हुई थी, इसीलिए तुम खाली बोतल को अपने होठों से लगा रहे थे। मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं और पानी की बोतल लेकर अपने होठों से लगाई और घटाघट पी गया, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। मैंने पानी पीकर वो बोतल औरत की तरफ वापस बढ़ा दी। उसने वो बोतल मेरे हाथ से ले ली तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। औरत मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी टिप टॉप काफी मुतासिर करती थी और उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी भी थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं पास ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। यूं मैं रोज रोज नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ और यही मेरी परेशानी की वजह है। मैं हर रोज कहीं न कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सिफारिश के सिवा किसी को नौकरी नहीं मिलती और मेरे पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है जो मुझे कोई नौकरी दे दे। यहाँ पर मेरिट पर नौकरी नहीं मिलती। मैंने अपनी परेशानी की वजह उस औरत को बताई और उसकी दोबारा शुक्रिया अदा किया और मुझे जल्द से जल्द घर जाना था, क्योंकि मेरी बीमार माँ और मेरी जवान बहन घर पर भूखी बैठी हुई थी और मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं खाने के लिए कुछ लेकर जाता तभी हमारे घर का चूल्हा जलता और हमें खाने को कुछ मिलता। मैं फौरन से उस औरत के सामने से निकलकर तेज तेज कदम उठाने लगा। मैं ज्यादा से ज्यादा पैदल चलता था ताकि बस और रिक्शे के किराए पर भी पैसे खर्च ना हो। कई बार तो ऐसे होता था कि मैं घर से निकलकर कई कई मील पैदल चल देता था। ये नहीं था कि मैं कंजूस था, मगर मेरे हालात मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं देते थे। मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था, तब भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये वही पीले जोड़े वाली औरत थी जिससे मुझे पानी दिया था। वो मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी। मेरे देखने पर उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। मुझे लगा शायद उसका घर भी इसी रास्ते पर होगा, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन अब वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं खड़ा हुआ तो औरत भी खड़ी हो गई। मैं फिर से चलने लगा तो वो भी मेरे हम कदम होकर चलने लगी। मुझे गुमान हो रहा था जैसे वो औरत पागल है, लेकिन इतनी हसीन औरत पागल कैसे हो सकती थी। मैंने बगैर कोई लगी लिपटी रखे उस औरत को कहा कि मैडम, आपके साथ क्या मसला है? आप क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? मैंने आपको पानी देने के लिए शुक्रिया तो कहा था, क्या मुझे पानी के पैसे भी देने पड़ेंगे? औरत मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से अपना पर्स खोलने लगी।
उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने झिझकते हुए लिफाफा उसके हाथ से लिया और खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया था। उसके अंदर तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। मैं उनको गिन तो नहीं सकता था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि इन पैसों की तादाद लाखों में थी। मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी था और उस औरत की तरफ देखने लगा। मेरी जेब में तो उस वक्त सिर्फ चंद 100 रुपए थे, जिनसे मुझे सब्जी वगैरह लेकर घर जाना था। लेकिन उस औरत ने मेरी आंखों में हैरानगी को देख लिया और मुझसे कहने लगी कि इस लिफाफे में 20 लाख रुपए हैं और ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं अगर तुम मेरा एक काम कर दो। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। पहले तो मुझसे कुछ बोला नहीं गया, लेकिन मुझे कुछ गलत होने का गुमान हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं, आप कौन हैं, कहां से आई हैं, और राह चलते हुए आप मुझे 20 लाख रुपए का लिफाफा दिखाकर मुझे कह रही हैं कि पैसे मेरे भी हो सकते हैं। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है और आप कौन हैं? लेकिन उस औरत ने मुझे कहा कि तुम इत्मीनान रखो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। इस तेज धूप और गर्मी में बात करना मुझसे भी दोपहर हो रहा है। उसने ड्राइवर को इशारा किया तो गाड़ी को करीब लेकर आया। हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए थे, जबकि उसने ड्राइवर को इशारे से बाहर जाने का कहा था। गाड़ी में एसी चल रहा था। इतनी गर्मी में एसी की हवा से मुझे राहत महसूस होने लगी। मैं एकटक उस गाड़ी की तरफ देख रहा था। मैंने तो कभी जिंदगी में इस किस्म की गाड़ी पर नहीं बैठा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि ये औरत मेरे काम आ सकती है। अब मैं भी दर दर के धक्के खाकर इस कदर तंग आ गया था कि मैं चाहता था कि औरत मेरी मदद करे और मुझे ये सारे पैसे दे दे। इसीलिए मैं तहम्मुल से बैठकर उसकी बातें सुनने के लिए तैयार था और मैं उस औरत से कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह इन पैसों का मालिक बन सकता हूँ। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गुर्बत की चक्की में पिस पिस कर मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन अगले ही पल उस औरत ने जो बात मुझसे कही वो तो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उस औरत ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को खूबसूरत और जवान मर्दों में बहुत दिलचस्पी है और आज उसकी सालगिरह है। तुम भी खूबसूरत और जवान मर्द हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को सालगिरह के दिन ऐसा तोहफा दूं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। उस औरत की इस किस्म की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये किस किस्म की औरत थी और किस किस्म की माँ थी? वो अपनी बेटी को सालगिरह के तोहफे में एक नौजवान मर्द सौंप रही थी जो उसकी बेटी के साथ गलत काम करता, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। एक औरत कैसे ये सब गवारा कर सकती है? मैं तो ये बात सुनकर भी शर्म से पानी पानी हो गया था। मैंने उस औरत से कहा, माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैं मजबूर जरूर हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि पैसे के लिए किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालूं। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये कहकर अभी जाने ही लगा था कि उस औरत ने लिफाफा उठाया और वहां से 20 लाख निकालकर मेरे साथ वाली सीट पर रख दिया और कहने लगी कि सोच लो, तुम तो मुझे बहुत जरूरतमंद लगे थे, इसीलिए मैंने तुमको ये ऑफर दी है, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी तो नहीं है। एक रात तुम उसके साथ गुजारोगे तो तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी, या तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी बेटी को खुश कर सको। ऐसी बात कहकर उस औरत ने तीर रखकर निशाने पर मारा था, क्योंकि जो बात उसने कही थी ये किसी भी मर्द की तौहीन थी। उस औरत की बातें मुझे परेशान कर रही थी। एक पल के लिए मैं गहरी सोच में चला गया। अगर मैं खाली हाथ घर जाता तो आज मैं मेरी माँ और बहन मायूस हो जाते। हर रोज मैं उनके उतरे हुए मायूस चेहरे देखकर थक चुका था, लेकिन नौकरी मिलना ना मिलना मेरे बस की बात भी नहीं थी। अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। मैं मुस्तकिल सरकारी अस्पताल में अम्मा का इलाज भी करवा रहा था, मगर सहूलियात नाकाफी थी और प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरी बहन की उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन दूर दूर तक मुझे काम मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैंने भी एक पल के लिए सोचा कि क्या है अगर मैं एक रात के लिए ये काम कर लूं तो मेरे मसाइल भी कम हो जाएंगे। मैं ये काम करने के बाद अल्लाह ताला से माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने उस औरत की इस पेशकश को ठुकराया तो मेरे पास खुदकुशी के सिवा और कोई चारा नहीं होगा और मुझे हराम मौत मरने से बेहतर ये हराम काम करना ठीक लग रहा था। मैंने उस औरत की ऑफर कबूल कर ली तो वो कहने लगी, मुझे तुमसे इसी समझदारी की तवक्को थी, तुम बहुत समझदार इंसान लगते हो। उस औरत ने मुझे 2 लाख एडवांस दिया, अपना फोन नंबर और एड्रेस दे दिया और कहा कि घर जाओ, अपनी माँ बहन के लिए कुछ लेकर जाओ, बाकी पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। पहली बार मेरे हाथ में एक साथ इतने पैसे आए थे। मैंने होटल से बना बनाया खाना लिया, क्योंकि अब मुझे काफी देर हो गई थी, और मैंने अम्मा की दवाइयां और कुछ फल लिए और घर के लिए आटा, चीनी, घी एक साथ खरीद लिया
और रिक्शा करवा कर घर की जानिब चल पड़ा। जब इस कदर सामान से लदा पदा मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ और बहन हैरान होकर मुझे देखने लगी। मेरी बहन भागती हुई मेरे पास आई और कहा, भाई इतना सारा सामान एक साथ, लगता है आज आपकी नौकरी लग गई है। लेकिन अम्मा तफ्तीशी नजरों से मेरा जायजा लेने लगी। जोर से खांसते हुए बोली, अरे बेटा, ये किस किस्म की नौकरी है जिसके लगते ही तुम्हारी लॉटरी निकल आई, जो तुम इतना सारा सामान उठा कर ले आए। माँ तो फिर माँ होती है। माँ ने शायद मेरा चेहरा, ये मेरी आंखें पढ़ ली थी, या फिर उनको एहसास हो गया था कि मैं कोई गलत कदम उठाने जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ से काफी शर्मिंदा लग रहा था और उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनसे नजरें मिलाऊंगा तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं अपनी माँ को मुतमईन करने में कामयाब हो चुका था। मेरी माँ खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी कि अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और तुम्हारे काम में बरकत डाल दे। मेरी बहन खुशी खुशी खाना निकालने लगी और पहली बार हमने इतना अच्छा और गर्मा गर्म खाना एक साथ मिलकर खाया था और खुदा का शुक्र अदा किया था। अगले दिन मैं तैयार होकर रिक्शे में बैठकर उस औरत के बताए गए पते पर पहुंचा तो हैरान रह गया। ये घर नहीं था, बहुत बड़ा महल था जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने तस्दीक करने के लिए उस औरत के नंबर पर कॉल किया। उस औरत ने फोन उठाया और कहा, हाँ ये मेरा ही एड्रेस है, तुम फौरन अंदर जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। मैंने तो ऐसा महल नुमा घर कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। मुझे एक आलीशान डाइनिंग रूम में बिठा दिया गया और वो औरत अजीबोगरीब लिबास मेरे सामने पहन कर आ गई। उसे देखकर मैंने शर्म से आंखें नीचे कर ली। उससे कहने लगा कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, तिहाई मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया है, आप मेरे सामने ऐसा लिबास पहनकर मत बैठें। वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नीयत देख रही थी और मैं देख रही थी कि क्या तुम मेरी बेटी को खुश कर भी सकते हो या नहीं। और उस औरत ने मुझसे कहा, तुम यहाँ बैठकर इंतजार करो, रात के वक्त तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वो काम करना होगा। मैं उसी अजीमशान डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और वक्तन फवक्तन मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ न कुछ आ जाता था। यूं रात हो गई। उस औरत ने मुझसे कहा कि चलो अब तुम्हारे काम का टाइम हो गया है। मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। मुझे हालात ने कभी इजाजत ही नहीं दी थी कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं या किसी लड़की के बारे में सोच सकूं। मेरे पैर मजबूरियों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन आज जब वो औरत खुद मुझे अपनी बेटी के कमरे में भेज रही थी तो मेरी हालत बड़ी ही अजीब हो रही थी। मैं भी जवान मर्द था, मेरी भी ख्वाहिशात थी। हालात, गुर्बत और मजबूरियों ने इन्हें अबदी नींद सुला दिया था। लेकिन ख्वाहिशात को बेदार करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। एक तरफ तो मैं ये सोचकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि ये औरत इतनी खूबसूरत है तो उसकी बेटी भी इससे कहीं ज्यादा हसीन होगी, क्योंकि वो उम्र में भी कम होगी, जबकि औरत तो 50 साल की थी। मुझे वो औरत अपनी बेटी के कमरे में लेकर आ गई। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। इस कमरे को इस तरह से सजाया गया था कि जैसे आज हमारी शादी की पहली रात हो। मगर जैसे ही मैंने बेड की तरफ देखा तो हैरान रह गया। वहां पर एक बहुत ज्यादा हसीन लड़की सो रही थी, या शायद बेहोश थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया और मैंने उस औरत से पूछा कि इस लड़की को क्या हुआ है, ये सो क्यों रही है। तो मैडम ने मुझसे कहा कि इसे मैंने बेहोशी की दवा पिला दी है। अब तुमसे जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुमको एडवांस वाले पैसे भी वापस करना पड़ेंगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि वो पैसे तो आधे मैं खर्च कर चुका था और आधी सुबह सुबह मैं अपने उन रिश्तेदारों को देकर आया था जिनसे मैंने कर्ज लिया था। इसीलिए मैं फौरन उस लड़की के करीब आया। उसकी माँ ने दरवाजे को पीछे से लॉक कर दिया था और खुद बाहर चली गई थी। उस लड़की की तरफ देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था कि कोई हूर जन्नत से उतर कर आई है। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। मैं उसके चेहरे के नैन नकुश में खो सा गया और खुद पर काबू नहीं रख सका और उस पर हावी होता चला गया। वो लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मेरे जिस्म के अंदर एक अजीब सरशारी फैल गई थी। अब गुनाह का डर कहीं दूर जाकर सो गया था। मैं जिस कमरे में 2 घंटे बीत चुके थे, मैंने खिड़की के पर्दे को हटाकर बाहर झांका तो उस लड़की की माँ दरवाजे के बाहर टहल रही थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया और बाहर निकल आया। वो औरत परेशानी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में छुपा हुआ सवाल मैं पढ़ चुका था और मैंने उससे कहा कि आपका काम हो चुका है। ये सुनकर वो औरत खुश हो गई और कहने लगी कि मेरी बेटी ने तुमको तंग तो नहीं किया, उसे होश तो नहीं आया। मैंने उस औरत से कहा, नहीं मैडम, वो अब तक बेहोश ही है। तब उस औरत ने खुशी से 20 लाख रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और कहा, अब तुम्हारा काम हो चुका है, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और मुझे दोबारा कभी नजर मत आना।
और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम पर भी इल्जाम आएगा, तुम भी फंस सकते हो। मुझे उस औरत की बातों पर हैरत तो हुई, लेकिन मैं ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा काम हो चुका था। मुझे दोबारा उस माँ बेटी से कोई वास्ता नहीं रखना था। 20 लाख रुपए लेकर मैं खुशी खुशी घर आ गया। मैंने अपनी माँ को इन पैसों के बारे में फिलहाल नहीं बताया था। घर पहुंचते मुझे कुछ ही देर गुजरी थी, उस औरत का फोन आया और मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम सही तरीके से इस काम को अंजाम दे पाओगे, लेकिन जिस तरह से मेरी बेटी की हालत हो रही है उसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता रखना। मैं औरत की बात सुनकर खुश हो गया था और मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उस पर वो वीडियो देखने लगा जो मैंने उस औरत की बेटी की उस बंद कमरे में बनाई थी, क्योंकि अब मेरे अंदर भी पैसे का लालच बैठ रहा था और ये वीडियो मुझे वक्त आने पर काम आ सकती थी। मैं उस औरत से अब मजीद पैसे निकलवाने की तरकीब सोच रहा था। जब इंसान एक बार गुनाह का काम कर ले तो इंसान को उसमें लज्जत महसूस होती है और वो बार बार उस काम की तरफ खींचा चला जाता है। पहले मैं जितना इस काम से भाग रहा था, अब उतना ही इस काम में मुझे कशिश महसूस हो रही थी। अगले रोज मैं सुबह सवेरे उठा और उस औरत के बंगले के बाहर खड़ा हो गया और मोबाइल फोन जेब से निकालकर मैंने एक नंबर पर फोन किया। वहां से वो लड़की निकल आई और मेरे साथ बाइक में बैठ गई। मैं उसके साथ बाइक में बैठा सीधा कोर्ट में आकर रुक गया था, क्योंकि आज हम दोनों की कोर्ट मैरिज थी। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उसका सारा वजूद पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो थर थर कांप रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे उसे सर्दी लग रही हो। उसकी कैफियत बहुत अजीब थी। मैं उसकी कैफियत को समझ सकता था, क्योंकि जब कल रात मैंने उस लड़की के कमरे में गया और उसकी माँ ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो उस लड़की को देखकर एक पल को हैरान रह गया। वो लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी माँ क्यों इसे होशो हवास से बेगाना करके, बेहोश करके इसके साथ इस किस्म का काम करवा रही है। हालांकि वो तो कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को सालगिरह का तोहफा देना चाहती हूँ, लेकिन इसकी बेटी तो होश में ही नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तब मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया तो उस लड़की की साइड टेबल पर मुझे एक डायरी नजर आ गई और जब मैंने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो हैरान रह गया। उस डायरी में उस लड़की की आप बीती थी। बचपन से अब तक उस लड़की पर जो जो जुर्म ढाए गए वो सब उस डायरी में लिखे हुए थे कि किस तरह उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी की और उसकी सौतेली माँ ने उस लड़की की जिंदगी अजीरन बना दी और उसको अपने बाप की नजरों में भी गिरा दिया और उसे पागल कहकर एक कमरे के अंदर कैद बंद कर लिया। उस औरत की दुश्मनी की असल वजह ये महलनुमा घर था जो उस लड़की के नाम पर था। उस लड़की की सौतेली माँ चाहती थी कि इसका शौहर ये घर अपनी बीवी के नाम करे और इस वजह से वो उसकी बेटी को पागल और बद किरदार साबित करना चाहती थी। इसी वजह से उसने मुझे पैसे देकर उस लड़की के कमरे में भेज दिया था। मेरी कोशिशों से वो लड़की होश में आ गई थी। मुझे देखकर एकदम खौफजदा हो गई थी, लेकिन मैंने उसे बताया कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ और बचपन से लेकर अब तक जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब जान चुका हूँ। तुम्हारी माँ इंतहाई घटिया औरत है, इसीलिए उसे तुमको बेहोश करके मुझे 20 लाख देकर तुम्हारे साथ गलत काम करने को कहा। मैं वक्ती तौर पर पैसे की लालच में आ तो गया था, लेकिन मेरी ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया था कि मैं एक ऐसी लड़की पर जुल्म ढाऊं जो अपने होशो हवास में भी नहीं है। मेरी बातें सुनकर वो लड़की रोने लगी और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उसकी बेहोशी का फायदा नहीं उठाया। मैंने उस लड़की से कहा था कि मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल सकता हूं अगर तुम मुझसे शादी करो। मुझे तुम्हारे पैसे की लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माँ के चुंगल से आजाद हो जाओ। वो लड़की बगैर कुछ सोचे समझे एकदम से मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई और यूं हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। जब उस लड़की की सौतेली माँ ने उसको अपने बाप की नजरों में गिराने के लिए सीसीटीवी कैमरा ऑन किया ताकि वो मेरी और उस लड़की की उस रात की वीडियो उसके बाप को दिखाकर उसको अपने बाप की नजरों में गिरा सके, लेकिन वहां पर कोई वीडियो प्ले नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैमरे के सामने पर्दा डाल दिया था। और इससे पहले कि वो औरत कोई और साजिश करती, मैंने एकदम से उस औरत की वो वीडियो उनके शौहर के सामने चला दी जिसमें उसने वो सब कुछ मुझे उस लड़की के साथ करने को कहा था। जैसे जैसे उसका ऑडियो चलता जा रहा था उसके शौहर की आंखें अंगारे उबल रही थी और वो औरत अपनी सफाई में तवातर बोल रही थी। ढीठपन की इंतहा थी शायद, लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि जिसको वो बर्बाद करना चाहती थी वो खुद ही तलाक का धब्बा लेकर इस घर से निकल चुकी थी। रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी थी। उसके बाप ने मुझ पर शफकत का हाथ रखा और मुझे दिल से अपना दामाद कबूल कर लिया।